सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान में अगर पिछले 1.5 साल से देखा जाए तो कोई खातिर ख्वाह मस्बत तब्दीली दिखाई नहीं देती। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद अवाम ने इस तरह की उम्मीदें लगाई हुई थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा थी, तो आप सेकंड करेंगे मेरी राय को, क्योंकि खान साहब के दावे और वादे भी बहुत ज़्यादा थे। ये भी एक हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जितने बड़े दावे होंगे, वादे होंगे, एक्सपेक्टेशंस भी उतनी होंगी। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि पिछले 1.5 साल में हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ मनफी काम किया या कुछ नहीं किया। ये हकीकत है कि अभी अवामी सतह तक हुकूमत के इकदाम के समरात नहीं पहुँच सके, लेकिन हुकूमत ने कई ऐसे इकदाम उठाए जो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी थे। बिलाशुबा उनके समरात भी हासिल हुए, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो बाकी है। अच्छा, दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने जिस जज्बे के साथ शुरू दिन से हुकूमत की मुखालिफत का आगाज़ किया था, वो आज भी उसी जज्बे के साथ कायम है। इस जज्बे से अगर हुकूमत करते तो देखें पाकिस्तान की हालत ना होती जिस जज्बे से इन्होंने ऑपोजिशन की, इमरान खान साहब को नीचा दिखाने की। सॉरी टू से ऑपोजिशन महंगाई और दीगर बहरानों को बुनियाद बनाकर अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है और ये तासुर दे रही है कि ये हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है। हर जगह ऑपोजिशन रहनुमाओं ने ये बात बावर करवाई कि ये हुकूमत अवामी हुकूमत है ही नहीं। बिलावल जरदारी हो या आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ हो या हमजा शहबाज, शाहिद खाकान हो या फिर मुशाहिदुल्लाह, मरियम नवाज हो या मरियम औरंगजेब, हर कोई यही कह रहा था कि ये हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है, अवामी हुकूमत नहीं है, बल्कि इलेक्टेड लोगों को आराम से इल्ज़ाम लगा के सिलेक्टेड कहते रहिए। इसलिए हुकूमत की बात फ़िलहाल मैं छोड़ देती हूँ, बात करती हूँ ऑपोजिशन की। चले ऑपोजिशन के बारे में बात करते हैं ना, कि ऑपोजिशन अवामी है। नाजरीन, दिल पर हाथ रखिए मेरी तरह और सोचिए और बताइए कि आपको ऑपोजिशन अवामी लगती है? क्या ऑपोजिशन अवाम की है? ऑपोजिशन अवाम के लिए है? क्या ऑपोजिशन में मौजूद जमातें जो कर रही हैं, जो कह रही हैं, वो अवाम के लिए कह रही हैं? क्या ऑपोजिशन ने जो आज तक जितने एहतजाज किए इस 1.5 साल में, वो अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थे? वो अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए थे? आज बिलावल जरदारी कुछ कह रहे थे, वो भी अवाम के लिए ही था। जाहिर बात है, ये लोग तो अवाम के लिए बात करते हैं। क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लीजिए। उनकी PTIMF डील है जिसने आपका पाकिस्तान के अवाम की मुआशी हुकूक पे सौदाबाजी की है, पाकिस्तान की मईशत का खुद मुख्तारी पे सौदाबाजी की है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन इस PTIMF डील को नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये PTIMF डील पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में नहीं है। हम समझते हैं कि ये PTIMF डील पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के हक़ में नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ये PTIMF डील को फाड़ के बाहर फेंक दें और एक नया रीनेगोशिएट करे IMF के साथ, रीनेगोशिएट IMF के साथ, और वापस आए एक प्रो अवाम मईशत के साथ, वापस आए प्रो पाकिस्तान डील के साथ। इसलिए ये जो डील है, ये जो आपकी PTIMF डील है जिसके तहत आप हमारा मईशत चला रहे हो, इस डील की वजह से, आपकी नाकामी की वजह से आप पूरा का पूरा बोझ इस मुल्क के गरीब अवाम के पे डाल रहे हो। चले बिलावल भाई साहब, आपने तो दिल की भड़ास निकाल ली, अब ज़रा मेरी भी कुछ सुन लीजिए। PTI हुकूमत में आई और वही किया जो पिछले कई सालों से इस मुल्क में बनने वाली हुकूमतें करती आ रही थी। वो क्या था जी? IMF से डील। ये डील पीपल्स पार्टी ने भी की थी, मैं आपको याद करवाना चाहूँगी बिलावल। ये डील नून लीग ने भी की थी, जिससे आप लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, कभी कभार नफरत हो जाती है। पीपल्स पार्टी ने जो IMF से डील की थी उस पर नून लीग ने खुलकर तनकीद की। नून लीग ने जो डील की उस पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों ने, तीर और बल्ले दोनों ने खुलकर तनकीद की, और अब इस डील पर पूरी ऑपोजिशन तनकीद करी। ये है कहानी। बेशक करनी चाहिए तनकीद, लेकिन एक बात याद रखें ना तनकीद करते हुए, जब PTI ये डील कर रही थी उस वक्त पाकिस्तान पर कर्जा 30,000 अरब के करीब था। मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, सरकारी इदारे तबाह, सरकारी इमारतें, सड़कें गिरवी, खसारा तारीखी, कबाड़ा तारीखी, मुल्क दिवालिया होने के करीब, और हुकूमत से IMF अवाम दोस्त मुआहदा कर ले। ये कहना आसान है लेकिन मुमकिन नहीं है, आपको भी पता है नामुमकिन है। ये इखलाकी तौर पर
बिलावल जरदारी साहब के पास जवाब तब होता तनकीद करने का जब वो अपने हिस्से का कर्जा उतार कर हुकूमत से जाते। उनके हिस्से का कर्जा उतारना तो दूर की बात है, नून लीग ने उससे कहीं ज्यादा गुनाह हमने देखा कि कर्जा ले लिया, मुल्क पर चढ़ा दिया, जिसे उतारेंगे बेचारे अवाम। बेशक ये डील अवाम के मुफाद में नहीं होगी, लेकिन इसको अवाम के मुफाद के काबिल बनाना पड़ेगा, जो हुकूमत का काम है। IMF कभी अपनी शराइत से पीछे उस वक्त तक नहीं हटेगा, याद रखिएगा, जब तक वो ये ना देख ले कि मुल्क की हालत बादस्तूर बेहतर हो रही है और मुल्क कर्जा उतारने के काबिल हो रहा है। आपने कोई एक कानून तो इस मुल्क में सही किया नहीं, उसमें इस्लाहात की नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में जारी थी, जाली अकाउंट्स के जरिए पैसे ट्रांसफर होते रहे, कोई एक ऐसा एक्ट नहीं बनाया गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को मुआशी दहशतगर्दी करार दिया जा सके, वो भी इसी हुकूमत ने किया। ये एक डील नहीं है, ये बहुत सारी डील्स हैं जो पिछले 10 सालों से की जा रही हैं। और क्यों कोई हमें आसान शराइत पर कर्जा देगा, ज़रा ये बताइएगा। हमने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जिस पर आसान शराइत पर हमें कर्जा मिलेगा? जिस मुल्क पर 30,000 अरब का कर्जा हो, जिस मुल्क में हर सरकारी इदारा बदहाल हो, अवाम का एक तबका अमीर हो, बाकी पूरे मुल्क में गुर्बत, भूख, अफलास हो, उसे क्यों भाई, क्यों कोई कर्जा देगा, वो भी आसान शराइत पर? क्यों? ये सवाल है। लेकिन आप लोग ये सब नहीं समझते, बल्कि सिर्फ तनकीद करते हैं, क्योंकि तनकीद करने में क्या जाता है। और ऐसे तनकीद करते हैं जैसे आप इस मुल्क को वो रोल मॉडल मुल्क बनाकर गए थे, जिसकी मिसालें दुनिया दे रही कि देखा जी जरदारी सन को कैसा बना दिया, देखे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को कैसा बना दिया। बात करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप सिर्फ अपना सिंध देख लें बिलावल साहब, आज भी आप सिंध के हुक्मरान हैं। 10 साल गुजार दिए सिंध में, किसी एक गैर जानिबदार आलमी इदारे से सिंध का जरा सर्वे करवा लें, आपको उसकी जो फाइंडिंग्स है ना, मैं यकीन से कह रही हूँ, फाइंडिंग्स बता देंगी कि आपकी जमहूरियत और अवाम दोस्ती कैसी है। इसके बावजूद आप कितने कॉन्फिडेंट है, इसको वैसे कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ढिठाई। अपनी जरा ढिठाई देखिए इस क्लिप में, चलाइएगा क्लिप। हम नहीं समझते हैं कि इस मुल्क के गरीब अवाम की किस्मत में लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का मईशत इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए काम करे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का मईशत में इस मुल्क का गरीब अवाम, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का सफ़ेद कोश तबका का हिस्सा हो। हम जानते हैं कि जब अवामी हुकूमत होते हैं तो फिर पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमने एक आमिर से टेक ओवर किया था। पाकिस्तान की मईशत तारीख में बदतरीन पोजीशन में था, लेकिन जब हमने IMF के साथ डील किया था तो फिर हमने अपने गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। हमने IMF के साथ डील कर दिया था, लेकिन साथ साथ हमने 100% पेंशन में इजाफा किया। हमने IMF के साथ डील किया था, लेकिन हम में इतना सहूलत था कि हम अपना गरीब अवाम को इस महंगाई से बचा सके। हमने तनख्वाह में 150% इजाफा किया। हमने सिपाहियों की तनख्वाह में, फौजी की तनख्वाह में 175% इजाफा किया, ताकि जब महंगाई बढ़ रही थी, ताकि जब IMF के डील के मुताबिक हम वापस पैसा बेच रहे थे, हमारा गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। बिलावल साहब, ये सब कहने के साथ साथ आप ये भी बता देते कि जब आपके अब्बा जी ने हुकूमत बनाई तो उस वक्त मुल्क का कर्जा कितना था, जब आपके अब्बा जी ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त मुल्क का कर्जा कितना था, ये बताना भूल गए क्या आप? जब नून लीग ने हुकूमत बनाई तो मुल्क का कर्जा कितना था, और जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तो मुल्क का कर्जा कितना था? और सिर्फ कर्जा ही नहीं था भाई साहब, मुल्क की मजबूरी मुआशी सूरत हाल क्या थी? जब आपने हुकूमत संभाली तो कितने ऐसे सरकारी इदारे थे जो खसारे में थे, ये भी बताते। जब आपने परवेज मुशर्रफ के बाद इक्तदार संभाला, जैसे कि आप बता रहे थे आमिर से टेक ओवर किया, इक्तदार संभाला आपने, तो उस वक्त कितने सरकारी इदारे मुनाफे बख्श थे, ये भी बताना था। कौमी खजाने में कितने पैसे थे? जब आपने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त उन्हीं सरकारी महकमों का क्या हाल किया आप लोगों ने, ये भी बता देते। मुल्क का सरमाया कितना रह गया था, ये भी बता देते। मुल्क का कर्जा कितना बढ़ गया था, ये भी बता देते। यही सूरत हाल हमें देखनी होगी मुस्लिम लीग की हुकूमत की। PTI को जिस हालत में मुल्क मिला, क्या उस हालत में नून लीग को मिला था, या उससे बेहतर हालत में? और जिस हालत में मुस्लिम लीग नून को मुल्क मिला, क्या उससे बदतर हालत में पीपल्स पार्टी को मिला था, या बेहतर हालत में छोड़ा था आमिर ने मुल्क जब आपके हवाले गया?
ये हैं असल सवाल जिनके जवाब के साथ आप लोगों को करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास जवाब नहीं होता, बस टाइम पास करते हैं, तनकीद करते हैं, वो चलते बनते हैं, खबरें चलती रहती हैं आपकी। लेकिन बहरहाल एक बात है जो कि माननी पड़ेगी कि महंगाई तो है, ये शिकवा ना सिर्फ ऑपोजिशन का बल्कि अवाम का भी है। इसी बुनियाद पर ऑपोजिशन धरने की सियासत का इंदिया दे रही है। इसी बुनियाद पर ऑपोजिशन ये दावा करी कि वो हुकूमत गिरा देगी। अब होगा क्या, इस पर बात करेंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब यहीं से शुरू करते हैं जी। बिलावल कह रहे थे बड़े कॉन्फिडेंस से, या फिर ढिठाई कह दें इसको आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस जरा पॉजिटिव टर्म है मेरी नज़र में। जब आपको अपना आप नज़र नहीं आता फिर आप ढिठाई ही कह सकते हैं ना कि आप ढिठाई में बोले चले जा रहे हैं। आपने कौन सा वजाहत देनी है? वो कहते जी आमिर से जब हमने मुल्क लिया था, क्या आमिर ने इस तरह सरकारी महकमों का बेड़ा गर्क किया था जब इनके पास मुल्क गया था, या बेड़ा गर्क इन्होंने किया, कर्जा इतना इन्होंने चढ़ाया, उसके बाद नून लीगियों ने चढ़ाया जब वो आए 5 साल के लिए, अब पीटीआई पे सारा मलबा गिरता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ल साहब, मैंने आपका इंट्रो बहुत डिटेल से बहुत गौर से सुना है एंड आई कमेंड यू फॉर दिस कि आपने पाकिस्तानी अवाम के सामने हक़ाइक़ रखे हैं और बिल्कुल खुल के आपने बात की है। देखिए, मैं कल ट्वीट देख रहा था किसी की जिसमें जनाब बिलावल जरदारी बैठे हुए अपना लाहौर में, एक वो बहुत बड़ा कोई किला है, नुमा चीज़ है जिसकी 30 ऊंची दीवारें हैं। तो पहले मैंने पहचानी, फिर मैंने कहा ओहो ये तो फिर वो ख़ास किला है जो एक ख़ास जगह पे है लाहौर में। तो मैंने कहा, और हमारे मोहतरम बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे जो उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो मैंने ट्वीट ये किया कि काश हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो वहाँ बैठे उन्होंने उनसे ये भी पूछा बिलावल साहब से कि ये बताएं कि ये जिस किला नुमा आप एक महल में बैठे हुए हैं, महल भी बड़ी छोटी सी चीज़ है, क्या ये आपने जरदारी साहब ने इसके लिए पे किया था या उनको गिफ्ट में दिया गया था एक बहुत बड़ी शख्सियत ने? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कितनी ट्रेजेडी है, हमारे ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि ये दो ख़ानदान, ये मरूसी सियासत जो है इसने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? मेरी नज़र में कोई क्रेडेंशियल नहीं है। और आज देखें वो अब वो क्या अपने आप को लीडर समझते हैं, हालांकि एक चिट पे बन गए, ये पता नहीं जो भी तरीका हुआ। तो मैं अभी भी आपसे दिल की बात कहूँ, जब बिलावल भुट्टो जरदारी बोल रहे होते हैं, बिलीव मी, मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ एंड आई एम श्योर काफ़ी और लोगों का ये व्यू है, आई डोंट टेक हिम सीरियसली। मैं उनकी बात को सीरियसली लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनका मैच्योरिटी का, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का वो लेवल जो है वो नहीं है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के दौर, बिलीव मी 2008 से 13 आसिफ जरदारी साहब का दौर, मैं अभी भी जब मैं सोचता हूँ उस दौर के बारे में, जिस तरह उन्होंने वो 5 साल गुजारे, यकीन जाने के जिस्म जो है थोड़ा सा कांपना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख में डॉक्टर फिज़ा साहिबा सबसे बड़े मेगा करप्शन स्कैम जो हैं वो पीपल्स पार्टी के 5 साल के दौर में हुए, चाहे PIA हो, स्टील मिल हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे रेंटल पावर प्लांट्स हो, EOBI हो, NIC वगैरह वगैरह। और आपने इदारों की बात की, अगर इन इदारों की बर्बादी शुरू हुई थी तो वो 2008 से शुरू हुई थी। मैं आपको सिर्फ पार्टी के दौर में, बिल्कुल देखिए, आप रिकॉर्ड निकाल लेते देर इन मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, कोई छुपी वाली बात बिल्कुल है। ये इन्होंने क्या आते साथ ही इन्होंने अपने जियालों को, अपने लोगों को स्टफ किया इन तमाम अदारों में पॉलिटिकल बेसिस पे। देयर वाज नो मेरिट, देयर वाज नो कोई प्रोसीजर नहीं था, सिर्फ ये कि हमने अपने लोगों को नौकरियां देनी है। मेरिट की धज्जियां उतारी, फेक डिग्रीज, जाली डिग्रीज और पता नहीं क्या कुछ। और उसके बाद आपको मालूम है कि अभी तक PIA से, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जाली डिग्री वालों को निकालने की पूरी उससे सफाई करने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है। और जारी बात है ये काम PML दौर में भी हुआ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब इतनी ढिठाई के साथ जब ये तनकीद करते, दूसरा वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है जिन्होंने एक फ्लॉप तरीन एहतजाज किया, उनको दोबारा अब बड़ा पंप किया जा रहा है कि मौलाना साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। देखें इनकी इस वक्त, अच्छा मौलाना साहब ऐसे बेवकूफ है, इनके हाथों यूज हो जाते हैं, ये ज्यादा चलाक है और मौलाना साहब को चलाकी समझ नहीं आती। फिर मुझे आप देखें ना, ये थोड़ा आप मुझे प्रोवोक कर रही है, मुझे फिर कहना पड़ेगा। जी जी। इफ देयर इज वन पॉलिटिशियन, वन पॉलिटिकल पर्सनालिटी, देखिए सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमेशा मुझे तो डिसअपॉइंट किया। और पाकिस्तान, मैं समझा तारीफ करने जा रही, नहीं 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 नहीं, ही हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। आज तक कभी हमने उनके पाकिस्तान के मफाद के बारे में, ये जमहूरियत का कवर लेके हमेशा हमने जो सुना है उनके
कि वो उन्होंने अपने मफादात की सियासत की है, अपने इंटरेस्ट की सियासत की है। और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। अगर कश्मीर को अगर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाए सही मानों में, तकरीबन 8, 9, 10 साल वो थे उसके चेयरमैन, वो मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, फिर वो भी ढीठ है, अनदर ढीठ। वो क्या कहते हैं जी कि वो कहते हैं जी सौदा कर दिया पीटीआई गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने कश्मीर का। किस मुंह से कहते हैं? देखें जी मेरी बात, क्या किया उन्होंने कश्मीर के नाम पे? इमरान खान साहब ने अपनी आवाज के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम तो पहुंचाया कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का क्या स्टैंड है। आप पैगाम की बात कर रहे हैं, जो बात सही है वो करनी, एक्नॉलेज करनी चाहिए। अगर कश्मीर कॉज के लिए सही माने में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो अगर किसी किया गया है, चाहे कोई सिविल लीडर हो, माजी का मिलिट्री लीडर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इंटरनेशनल स्टेचर है, उनका इंटरनेशनल इमेज है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ना सिर्फ कश्मीर कॉज पर उन्होंने लोगों को टर्न अराउंड किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि आप देखें यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल आता है पाकिस्तान, तारीख में पहले नहीं हुआ। बड़े आए हैं बांध के मुंह, तो ये और वो सारे आते रहे, वो कश्मीर के एक लफ्ज बोलते हुए घबराते थे। यहाँ पे ये सेक्रेटरी जनरल साहब क्या बोल गए लेटेस्ट 2 दिन पहले, वो कह रहे हैं जनाब यूएन रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट होनी चाहिए कश्मीर पे। वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, कश्मीर का जिक्र अगर छिड़ा है ना, तो मैं वैसे हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से अपने मुल्क की सिचुएशन पे बात करने जा रही थी, लेकिन आपको पता है कि करंट इश्यूज पे प्रोग्राम करते हैं नाजरीन, तो लाइव शो में कुछ प्लान तो होता नहीं है। जहाँ गुफ्तगू जाती है बेशुमार इशूज हैं, और कश्मीर बहरहाल हमारी शहर है कि कश्मीर के बारे में बात हो। ट्रंप साहब भी कुछ करने जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से। उनका ये कहना है कि जी मैं सालिसी का किरदार अदा करूंगा। मुझे तो वो टोपी ड्रामा लगता है। अब आप आगे क्या देखते हैं कि ट्रंप क्या करेगा? क्या टोपी ड्रामे से बढ़ के कुछ करेगा? पहली बात ये कि आपको ये ट्रंप की बात पे डिस्कस करते हुए बिल्कुल अमेरिकन माइंडसेट, अच्छा मैं उन्हें कभी सीरियस नहीं लेती, आपने सजदा बिलावल को सीरियस नहीं लेती आई एग्री विद यू के मामले पे कि वो कभी कुछ नहीं करेगा। देखिए अमेरिकन माइंडसेट क्या है, हाँ। जब वो मुश्किल में फंसते हैं, जिस तरह आजकल अफगानिस्तान में फंसे हुए कितने अरसे तक यहाँ से निकलना चाहते हैं, हाँ। उनको पाकिस्तान की मदद है, तो जहाँ वो उनका अपना मुफाद होता है, मुफाद होता है, जहाँ उनका अपना इंटरेस्ट होता है, वो सब कुछ करने को तैयार होंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें भी करेंगे, एग्जैक्टली। लेकिन जब उनका मुफाद पूरा हो जाएगा, वो आंखें फेर लेते हैं। मैं आपके सवाल का कोई जवाब ये दे दूं, देखें ये इंडिया में जा रहे हैं 4-5 दिन के बाद, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, पाकिस्तानी कौम को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जाके कोई बहुत बड़ी कोई सख्त बात करेंगे कि जनाब मूडी आप रिवर्स करें आर्टिकल 370 को। चलो वो तो बात की बात है, आप लॉकडाउन जो है जिसके आज 200 दिन हो रहे हैं उस लॉकडाउन के, आप इस लॉकडाउन को खत्म करें, इंडियन आर्मी को वहां से विड्रॉ करें, उनसे पूछें क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली सिंपल सा सॉल्यूशन, ह्यूमन राइट्स की बात करें। मैं बता रहा हूं उन्होंने जाके मैक्सिमम बोल बचन जो करना वहां पे वो यही है, जो पहले कि हम सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, मीडिएटर का, अगर आप दोनों ममालिक चाहें। उनको पता है कि वहां पे इंडिया ने कहां मीडिएशन एक्सेप्ट करनी है, ये तो 50 साल से ये बात हो रही है। पंजाबी समझ आती है ना, इसे हम पंजाबी में कहेंगे गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। एग्जैक्टली, देखिए उनके मफादात हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, उनको पता है कि ये 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, हमने बहुत कुछ इनसे लेना है, इनको बहुत कुछ इनके साथ ट्रेड करना है, वो तमाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और तमाम चीज़ें आईटी शाईटी। तो आप ये ना समझें कि डोनाल्ड ट्रंप जाके कश्मीरियों के लिए बात करेगा, मुसलमानों के लिए बात करेगा कि जनाब उनको उन पर जुल्म खत्म करो, ये वो नहीं करेगा। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बहरहाल अब हम महंगाई की भी बात करेंगे, मुझे ब्रेक पे भी जाना है ठीक 2 मिनट के बाद, तो ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि मुल्क की अंदरूनी भी सिचुएशन क्या है, अवाम के इशूज़ क्या है, अवाम के लिए ये वाकई हुकूमत महंगाई के हवाले से कैसे साबित हो रही है। बहरहाल हुकूमत के जो बुलंदोबख्त दावे हैं, वादे हैं, जब इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, पूरे नहीं होंगे तो फिर आवाम तो चीखेगी ना, आवाम तो चिल्लाएगी, जिन्होंने वोट दिया था, एतमाद किया था। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम जरा ये बात कर लें कि इंटरनेशनली अगर हम देखें पाकिस्तान के जो बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, मुझे लगता है कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। उसमें मेरे मुताबिक एक बहुत बड़ी रीज़न है कि इमरान खान साहब की बहरहाल खुद एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी एज अ क्रिकेटर लोग इनको पसंद करते हैं, पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग कहते हैं बड़े चार्मिंग है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, बहरहाल काम करने से भी पसंद करते हैं, खूबसूरती से कोई हिट नहीं हो सकता, मैं अक्सर कहती हूँ। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मैं अक्सर मेहमानों से सवाल पूछती हूँ कि यही शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के दौर में भी फॉरेन मिनिस्टर थे, अब वही बंदा है, वही फॉरेन मिनिस्ट्री का ओहदा है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन अब चूंकि लीडरशिप इमरान खान की है तो वही फॉरेन मिनिस्टर आपको कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। इसका मतलब लीडरशिप कितना मैटर करता है, सवाल समझे।
देखिए इमरान खान और माजी के जितने ये लोग तब हैं, इनके लीडर इमरान खान नहीं थे। दैट इज द पॉइंट, इसलिए वो परफॉर्म नहीं मैंने कर आपको पाए। पहले भी कहा कि इमरान खान की अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, बल्कि आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, वहां पे एक टर्न अराउंड हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, और ये इमरान खान ने किया है, जो लॉबी करके इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन हो गया, डिवोर्स हो गया और बाकी फोरम पे, कि कहा जाता था पाकिस्तान की जब बात होती थी तो सारे कहते थे टेररिज्म। आज लोग वो बात नहीं कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया पे भी खुल के बात की ना इमरान खान साहब ने। ये यूएन सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि मौलाना फजल रहमान इस्लाम के नाम पे मजहब कार्ड का कितना इस्तेमाल करते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी बहुत, और मुसलमान बहुत दुख होता है, गुस्सा भी आता है मौलाना साहब पे अक्सर कि क्यों करते हैं। मौलाना साहब को बात करनी चाहिए थी इस्लामोफोबिया के हवाले से। मौलाना साहब को जो मुसलमानों का इमेज सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है, मौलाना साहब वाज द राइट पर्सन, क्योंकि वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, जहां पे करना था वहां करते। मैं भी क्लैपिंग करती कि सही आपने इस्तेमाल किया ना पॉजिटिव वे में। आपने तो मजहब के नाम पे क्या किया? देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि बच्चों को आप जलसों में ले जाते हैं, यही हुआ ना में ले जाते इस इलेक्शन में। क्या हुआ? मौलाना फजल रहमान साहब इज आउट ऑफ द पार्लियामेंट, ही वाज नॉट इलेक्टेड, ही वाज डिफीटेड बाय जो भी उनका राइवल पीटीआई कैंडिडेट था, जो भी था। माय पॉइंट इज दैट पीपल हैव सीन थ्रू दीस पीपल, जो जिन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया, दे पीपल हैव रिजेक्टेड। और मैं आपको बता रहा हूं अगले 2023 के जो इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे और बड़े-बड़े लोग जो समझते हैं जनाब हमने इस मुल्क को, और खासकर माफिया वाले लोग जो आज अगर गवर्नमेंट में भी कहीं बैठे हुए हैं या गवर्नमेंट से बाहर हैं, और जिधर भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ लोगों ने उनको रिजेक्ट करना है 2023 के इलेक्शन में। और दूसरा मैं बताऊं, देखिए एक और चीज पे जिससे इमरान खान ने टर्न अराउंड किया, हमें मानना चाहिए, और वो ये है इंडिया को कभी इतना डिफेंसिव पे पहले नहीं डाला गया। मोदी को क्या जनाब वेस्ट बात कर रही है, मैंने वीडियो देखी हैं, वेस्ट वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो हिटलर का जानिशीन पैदा हो गया, ये तो एक और मामला शुरू हो गया साउथ एशिया में, और ये तो इसके हाथ में तो न्यूक्लियर वेपन्स है। तो आप ये देखें कि जो मोदी इंटरनेशनली आइसोलेट हुआ है, कि क्या अब लोग ये कहते हैं या नेपाल का, ठीक है ट्रंप भी जा रहा दो, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे या नेपाल का वजीर जाता है या अपना भूटान का जाता है वगैरह, इस लेवल पे आ गए। सो द इंडियंस हैव बीन आइसोलेटेड इंटरनेशनली। और इंडिया के अंदर कभी आप सोच सकते थे ये सारी जो उन्होंने बात की, आरएसएस और ये हिंदूवाता और हिंदुस्तान, हिंदुओं का हिंदुत्व जो एक मेंटालिटी, हिंदुओं का हिंदुस्तान, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? उसने भी गलती कर दी, बड़ा ब्लंडर किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के। वहाँ पे हम देखेंगे लाजिम है, हम भी देखेंगे वो जनाब इंडियन पब्लिक हैज टर्न्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए वहाँ जो इस वक्त आग लगी है, ना मैं सोच सकता था, ना शायद कोई और सोचता, इट हैज हैपेंड। मैं ये समझता हूँ मखसूस तबका, हम जो कहते थे मोदी को सपोर्ट जी, देखे मखसूस तबका है, वो खुद इंडियन पब्लिक है, मुसलमान जो है, दलित हो गए, माइनॉरिटीज की जो प्रोसिक्यूशन, वो खड़े हो गए। और मैं ये एक और चीज डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि वहां के जो मुसलमान है, 20 करोड़ मुसलमान, वो मैं देख रहा हूँ कि वो गले लगाना शुरू कर दिया उन्होंने बाकी माइनॉरिटीज को जो प्रोसिक्यूटेड है, चाहे सिख है, दलित है, क्रिश्चियन सारे। अच्छा, वो जो उनमें हिंदुओं में भी जो मेरे ख्याल से समझ बूझ रखते हैं, वो भी सिंपल इंसानियत रखते हैं ब्रिगेडियर साहब, वो भी खड़े हो गए मोदी के खिलाफ, और होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया में इस वक्त आग लगी हुई है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि इमरान खान ने खुद लगाई है जाके, लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे मोदी के खिलाफ ये हकाइक बताए गए हैं, उसका इंपैक्ट अब वहां पे आ रहा है। अच्छा जी, अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और अवाम कितनी परेशान है, उस परेशानी का हल क्या होगा, ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान, और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक बार फिर से वार्म वेलकम। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं मुल्क की अभी जो सिचुएशन है। अवाम रो रहे हैं जी, महंगाई है, क्योंकि इमरान खान साहब जब आए थे, आने से पहले उनकी 22 साल स्ट्रगल थी। अब 22 साल बंदा सुन के हिल जाता है, 22 साल में पता नहीं क्या क्या कुछ सीखा होगा, बहुत अच्छा होमवर्क होगा, हम आएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आए 1.5 साल हो गया, नो डाउट कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, उनकी नीयत पे शक नहीं है, नीयत अच्छी है, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, करप्शन नहीं करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े वादे और दावे करने नहीं चाहिए थे आगाज़ में, कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, हम 6 महीने में ये कर देंगे, ये तो 4 महीने की बात है। देखिए, आई एग्री विद यू। इमरान खान साहब ने उनकी कुछ कामयाबियाँ भी हैं, डोमेस्टिक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने ब्लंडर्स भी बहुत किए।
हाँ। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे मुझे उनका सबसे बड़ा ब्लंडर पता है क्या लगता है, जो वैसे ब्लंडर है नहीं, सादगी, बहुत सादा है, कोई फिल्टर ही नहीं है। नहीं वो देखिए वो अलग बात है। देखिए अब तो कैमरे में फिल्टर है ना। देखिए इमरान खान जो है वो जो उनकी चीज हमने कमजोरी देखी है, उनकी वल्नरेबिलिटी आप उनको कहें कि वो हर एक की बात सुनते हैं। हाँ। और दूसरा ये है कि वो जिसको कहते हैं ना शनासाई वाली जो बात है वो उसमें हर एक की भी ना सुननी चाहिए, और वो उस लिहाजा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक कमजोरी है। इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में ये है, देखिए मैं जो पहले पॉजिटिव बात, ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी कोई ऐसे सिविलियन या मिलिट्री रूलर नहीं आया, पाकिस्तान का हुक्मरान, जिसने इतनी कंपैशन शो की हो फॉर द पूरेस्ट ऑफ द पुअर। हाँ। जिस दिन इनकी एक वो ट्वीट आई, देखें ये पनाह गाहें और लंगर नहीं सुने, ये मैं समझता हूँ ये आर्जी चीज़ है। जिस दिन पीटीआई की गवर्नमेंट गई, आपको पता पाकिस्तान में लोगों की सोच क्या है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पावर में आएगा उन्होंने ये 1 घंटे में रोल बैक कर देना सारा। ये सब चीज़ें कायम है जब तक इमरान खान कायम है, पनाह गाहें लंगर खा रहे। लेकिन एक फुटपाथों पे लोग सोए होते हैं, मैं उधर ही आ रहा हूँ, किसी को तरस नहीं आता, मैं उधर ही आ रहा हूँ। जिस सर्दी में आप उनको कंबल नहीं दे सकते, मुझे आप मौका दें। जिस दिन उन्होंने रात को वो ट्वीट की चीफ मिनिस्टर्स को कि जाओ, और इस वक्त इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो लोग सड़कों पे फुटपाथ पे सोए में उनको उठाओ और उनको जाके पनाह गाँव में शिफ्ट करा। आई हैड टीयर्स इन माई आईज। मैंने कहा यार लुक एट हिज कंपैशन फॉर द पुअर, फॉर द पूरेस्ट ऑफ द पुअर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस, जहाँ पे इन्होंने इनकी हुकूमत ने मार खाई है प्राइसेस के वाले से, इसमें कोई शक नहीं कि प्राइसेस को कंट्रोल करना, ये मुनाफाखोरी, ये होर्डिंग, प्रॉफिटेरिंग, ये माफिया कार्टेल, इनको कंट्रोल करना जो मैं समझता हूँ एक इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इमरान खान इस वक्त मेरी नज़र में। अगर इमरान खान को कोई अगर है डर है, मतलब उनको कोई है अपना थ्रेट है, तो वो ये माफिया, ये जंग चल रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। लास्ट प्रोग्राम में 1-2 दिन पहले मेरे साथ जनरल अमजद शरीफ साहब मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ये जो महंगाई है वो तो है, लेकिन ये माफियाज और ये जो महंगाई है इसमें साजिश का अंसर भी है। एब्सोल्युटली, ये मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ, ये सब बाय डिजाइन हुआ है टू डिस्टेबलाइज। देखिए आप यहाँ पे लोगों को कहते हैं टैक्स, तो ताजिर ब्रादरी को कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, वो कहते हैं 50,000 रुपये हम रिश्वत दे देंगे किसी इंस्पेक्टर को, टैक्स हमने नहीं देना। यू सी द माइंडसेट। अब आपने उस माइंडसेट को चेंज करना है। ये जब आप इसको चेंज करने जाते हैं तो मुज़ाहमत होती है, देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज, ये लॉ ऑफ नेचर है एंड ही इज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें हाल ही में आटा और शुगर के जो क्राइसिस, मेरी नज़र में क्राइसिस इट वाज जनरेटेड, इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड, कराया गया था बाय डिज़ाइन और साजिश थी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हम क्या डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज एट द हाईएस्ट लेवल ने आपको रिपोर्ट दी है और उसमें नाम लिया है, मेरा नाम है, किसी और का नाम है कि जनाब ये वो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने साजिश की है, तो खुदारा कार्रवाई करें ना जी। कार्रवाई तो पहले बात हमें बताएं, वो रिपोर्ट पब्लिक करें, पाकिस्तान के अवाम को पता लगना चाहिए कि जिन लोगों ने गरीब अवाम के खिलाफ ये सारा जो है मामला किया। वो कहते हैं जी नाम नहीं बताऊंगा, दिस इज बैड, वी आर वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट, नाम आने चाहिए। देखिए आज मैंने क्या सोशल मीडिया पे एक नाम मैं नहीं लूंगा, सिटिंग एक MNA है, क्योंकि शायद ये खबर सही ना हो, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर, मुझे सही लगती है। अच्छा। एक सिटिंग MNA साहब हैं, उनके गोदाम से 62,000 मन चीनी जो है वो बरामद हुई है। अच्छा। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके खिलाफ तो ये मामला तो है, ये तो बड़ा संगीन मामला है, ये तो पब्लिक के सामने बहुत कुछ होना चाहिए, कानून को अपनी हरकत में आना चाहिए अगर ये बात सही है। बट आई एम ट्राइंग टू से माफिया बाहर भी हैं, लेकिन माफिया इनके इर्द गिर्द भी इनके अपने लोग भी हैं। अगर इनके इर्द गिर्द हैं तो वो लोग इनको नुकसान पहुंचाएंगे, इनको सियासी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि अवाम अगर बदल हो जाते हैं तो इवेंचुअली एवरीबडी लुक्स अप टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर कि जी जिम्मेदारी तो आपकी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नेशनल रिलीफ ऑर्डिनेंस आपने किया, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा नेशनल रिलीफ ऑर्डिनेंस, क्योंकि उसके बाद अब खबरें क्या आ रही हैं, 95 लोग 96 बड़े लोग उन्होंने एक्विटल्स के लिए एहतसाब अदालत में अप्लाई करिए कि हमें एक्विट किया जाए, हम तो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जी, हमें तो हमारा तो एहतसाब हो ही नहीं सकता। तो एहतसाब का अमल जो है, जिस नारे पे इमरान खान साहब आए थे और जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम ने बाहर आके इनको वोट दिया खुल के, मैं समझता हूँ कि उसको एक बड़ा शदीद धचका जो है वो लगा है। एहतसाब का अमल मेरी नज़र में अब पाकिस्तान में, मैं तो अब हंसता हूँ, कोई कहता है जी फलां अमीर मुकाम साहब को बुला लिया, राना सनाउल्लाह को बुला लिया नैब ने, मेरी नज़र में इट डजंट एक्साइट मी एनी मोर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं होगा। ये लीगल सिस्टम जो है
ये लीगल सिस्टम भी इमरान खान को आगे नहीं चलने दे रहा, ये ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को आगे नहीं चलने दे रही। अब देखें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आए हैं, आपके ख्याल में वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि जनाब 20 साल पे हमारा रिव्यू होगा और मेरिट बेस्ड प्रमोशन होगी और ये होगा तो वो होगा। तो इसी यहाँ पे मसला ये है कि जब BISP में ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं ग्रेड 17 to 21 वो BISP के पैसे लेते रहे हैं, आप मुझे बताएं आप उनके पैसे खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना जी, नाम भी शायद पब्लिक हो गया, अब आप मुझे बताएं। तो माय पॉइंट है वैसे वहां से एक बात तो कंफर्म होती है कि इतने खाते पीते लोग भी गरीब होते हैं। देखें ना ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। और मैं यहाँ पे क्विकली एक बात कह दूं, पीपल्स पार्टी के दौर की मुझे रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, जो कौमी सलामती के मामलात में गड़बड़ हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, कैरी लुगर बिल, हुसैन हक्कानी वहाँ पे बैठा हुआ था वाशिंगटन में, जिसमें ये था कि जी ISI को रोल बैक करेंगे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करेंगे, शदीद एक उसको लगाने की कोशिश की गई बात। फिर उसके बाद एबटाबाद में 2 का ऑपरेशन, आप ये देखें मुझे उसमें मिली भगत नजर आती है। वो कैसे, आसिफ जरदारी साहब जो सदर थे उनका जो आर्टिकल था जिसमें वो तारीफ करते हैं एबटाबाद ऑपरेशन की, अल्लाह जानता उसामा बिन लादेन वो था या नहीं, वी डोंट नो, वो कमीशन की रिपोर्ट ही कभी नहीं आई जनाब। वो आर्टिकल ऑपरेशन ख़त्म होता है 6 घंटे में वाशिंगटन पोस्ट में पब्लिश हो जाता है। इसका मतलब ये था इनको पता था, आर्टिकल तैयार था और हुसैन हक्कानी वहाँ बैठा हुआ था। और तीसरा आप मुझे ये बताएं, मेमोगेट साजिश जिसमें फिर वार हुआ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, ISI के ऊपर, वो कौन थे उसके आर्किटेक्ट, हुसैन हक्कानी। और ये जाहिर बात है हुसैन हक्कानी ने अपने तौर पर नहीं किया, आई एम श्योर उसको पजीराई हासिल थी जो उस वक्त पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप थी पाकिस्तान में जो पावर में थे। सो देखें इमरान खान की फिर वही बात है, हमें ट्रस्ट ये है कि वो ना हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बेचेगा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेगा, और हमारा जो पैसा है, जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, वो उस पर गबन नहीं करेगा, वो उस पैसे को खाएगा नहीं, बिल्कुल, और जायदादें नहीं बाहर बनाएगा। तो यही वजह है, अब जो मैं जुमला बोलना चाह रहा हूँ कि इस कीमतों के बावजूद मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं बंदा ईमानदार। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब के मिनिस्टर से, काबीना से, मुशीरों से मुझे बहुत से लोगों से इख्तलाफात होंगे, और इमरान खान साहब भी मेरी को फूफी के बच्चे तो हैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क के, हम इज्जत कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने 1.5 साल में आप कहते हैं ना क्या अचीव किया, ये भी उनकी अचीवमेंट है कि उन पे तनकीद करने वाले भी उनकी नीयत पर शक नहीं करते। Exactly. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सब कहते हैं खान साहब से ये इख्तलाफ वो इख्तलाफ, यहाँ पे ये वहाँ पे, लेकिन इस बंदे की नीयत पाकिस्तान के लिए बुरी नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। भी आप मुझे कैरेक्टर से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन आप ये गहरी बात है, अगर कोई समझना चाहे। इट विल बी वेरी अनफेयर इफ यू डोंट टॉक अबाउट करतारपुर। आप देखें बेशक वो एक, अगर वो अपने मुल्क के साथ बिल्कुल मुखलिस आदमी, पैट्रियट है, इससे बड़ा किसी के लिए कोई रुतबा है ही नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कोई अचीवमेंट है ही नहीं, बेचेगा नहीं, कोई तारीफ है ही नहीं। करतारपुर की मैं एक बात करूं क्विकली, बेशक वो जनरल बाजवा साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, याद है ना प्रेसिडेंसी में, तो उन्होंने वो मशहूर झप्पी डाली थी किसको, वो नवजोत सिद्धू, और इंडियन चैनल्स ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था, बिल्कुल ठीक। और लेकिन आप देखें कि विद इन 1 year और सो करतारपुर ऑन ग्राउंड पे कैसे आया, आज दुनिया की बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है। तो देखें यहाँ पे मैं कहूँगा बेशक वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इंटरनेशनल स्टेचर, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने भी अपना एक रोल प्ले किया, अस्करी डिप्लोमेसी में वगैरह, पाकिस्तान को इन तमाम कैसे निकालें। तो मेरा ख्याल है उनका भी एक रोल रहा है, कैसे पाकिस्तान को इन हालात से निकाला जाए, स्टेबलाइज किया जाए, इकोनॉमिकली हो। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।